गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देरी ना करते हुए आज हम सब यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आयोजित पेपर को सॉल्व करते हैं। बच्चों ये प्रश्न नंबर 1 आपका जो है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति होती है और फ्रांस की क्रांति जो थी ये जो राष्ट्रवाद की जो है प्रथम अभिव्यक्ति थी। जब लोग वहाँ के अपने देश से प्रेम करने लगे, अपने देश के गौरवगान से जुड़ गए, तब वहाँ पर प्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के रूप में होती है। तो हमारा पहला प्रश्न का विकल्प क्या है? ए। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम फ्रांस की क्रांति हुई। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका ऑटोमान बिस्मार्क ने निभाई थी। तो हमारा विकल्प बी सही होता है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका ऑटोमान बिस्मार्क ने निभाई थी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। महामंदी का सबसे बुरा असर कहां पड़ता है? महामंदी का सबसे बुरा असर कहां पड़ता है? तो महामंदी का सबसे बुरा असर कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। बच्चों आप सब जानते हैं कि 1929 में महामंदी आती है और महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ता है कृषि क्षेत्र पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पर की गई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहां पर की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये दोनों संस्थाओं का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। आप सब जानते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में ही ये दो संस्थाओं का जन्म होता है, इसलिए इनको ब्रेटन वुड्स की ट्विन भी कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। किनको? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? तो उड़ीसा हमारा क्या है? संघीय राज्य है। राजस्थान हमारा संघीय राज्य है। तमिलनाडु हमारा संघीय राज्य है। चंडीगढ़ ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमारा संघीय राज्य नहीं है। तो विकल्प हमारा कौन सही होता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है देशभक्ति की भावना। हाँ बिल्कुल,
भाई लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना भी होती है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, ये सभी लोकतंत्र के गुण हैं। तो इनमें ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी लोकतंत्र के प्रमुख गुण हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? हमारा संविधान कब लागू किया गया था? 15 अगस्त? नहीं। 10 दिसंबर? नहीं। 1 जनवरी? नहीं। हमारा संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो विकल्प हमारा सी सही होता है। भारतीय संविधान में भाषा को 8वीं सूची में रखा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? हम सब जानते हैं बच्चों कि कितनी सूची हैं? 3 सूचियां हैं। कौन? एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। कितनी सूची हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का से संबंधित है? तो प्रतिरक्षा किस सूची में आती है? संघ सूची में। ठीक है, इस पे हमारे देश की केंद्र सरकार, संघ सरकार कानून बनाती है और ये विषय संघ सरकार के पास होते हैं। तो प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है, बैंकिंग संघ सूची का विषय है और मुद्रा ये भी संघ सूची का विषय है। तो हमारा कौन बचता है? पुलिस। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। पुलिस पर जो कानून होते हैं वो राज्य सरकारें बनाती हैं। तो पुलिस हमारा क्या है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रबी की फसल बोने का समय क्या है? तो रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर और दिसंबर में रबी की फसल बोने का समय है। रबी की फसल क्या होती है? जो अक्टूबर और दिसंबर के माह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इन फसलों को काट लिया जाता है। तो रबी की फसल बोने का सही समय क्या है? अक्टूबर और दिसंबर। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ? विकल्प नंबर बी, अक्टूबर और दिसंबर में रबी की फसलों को बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भाई इसमें से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? ठीक है, ऊर्जा खनिज नहीं है। तो हम देखते हैं, लौह अयस्क क्या ऊर्जा खनिज है? नहीं, बिल्कुल सही। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ए नंबर, लौह अयस्क ऊर्जा खनिज नहीं है। ठीक है, कोयला, कोयला से हमें ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक गैस,
ये भी ऊर्जा खनिज है, यूरेनियम ये भी ऊर्जा खनिज है। तो हमारा ऑप्शन ए लौह अयस्क ऊर्जा खनिज नहीं है। ओके बच्चों, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कृषि का आर्थिकी क्षेत्र है। प्रश्न पूछा है जो कृषि है, ठीक है, कृषि या उससे संबद्ध क्षेत्र जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम सब जानते हैं हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्रश्न है कृषि हमारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो विकल्प हमारा ए सही होता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के आर्थिकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। ऊर्जा के साधन आप जानते हैं, परंपरागत ऊर्जा के साधन होते हैं और गैर परंपरागत। परंपरागत जिनको हम सदियों से एक ही तरीके से प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और जिनके भविष्य में क्या होने हैं, समाप्त होने की संभावना है कि वो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधन क्या होते हैं, परंपरागत। और गैर परंपरागत जिनको हमने अभी सही ढंग से यूज नहीं किया है और जो हमेशा अनवरत हमको ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। तो खनिज तेल ये क्या है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन नहीं है, ये परंपरागत ऊर्जा का साधन है। कोयला ये भी परंपरागत ऊर्जा का साधन है। प्राकृतिक गैस ये भी परंपरागत ऊर्जा का साधन है। क्या बचता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है हमारा, गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। इसको हमने अभी प्रयोग, इसकी तकनीकी आ रही है, अब तो बृहत स्तर पर इसका भी प्रयोग होना प्रारंभ हो रहा है। मगर जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक हम इस ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है। निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है। आधारभूत मतलब जिस पर अन्य खनिज टिके हुए हैं, ठीक है, जो एक रीढ़ है, ठीक है। कौन सा ऐसा खनिज है जो एक तरीके से रीढ़ का काम करता है, आधारभूत खनिज कहलाता है। कौन है ऐसा, लौह अयस्क। लौह अयस्क कैसा खनिज है, आधारभूत खनिज है। जितने भी विकास कार्य होंगे, जितने भी, सब में हमें लोहे की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस खनिज को क्या बोलते हैं, आधारभूत खनिज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील का शहर रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। तो रियो डी जेनेरियो नामक एक ब्राजील का शहर था, वहां पर जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1991 में, 1991 में भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जानते हैं उस समय मनमोहन सिंह जी हमारे देश के वित्त मंत्री थे। तो उससे पहले हमारे देश में बहुत हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। जब मनमोहन सिंह जी ने
इनकी नीतियां जो है क्रियान्वित हुई और 1991 में उदारीकरण की नीति प्रारंभ हुई, उसके बाद हमारे देश की स्थिति एकदम से बदलना प्रारंभ हो जाती है। तो उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? 1991 ईस्वी में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। डिटेल में बच्चों हम इनकी अन्य क्लासों में देखेंगे। हम आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? संसाधन जैव होते हैं और अजैव होते हैं। वे संसाधन जिनमें जीवन होता है उनको हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो जिनमें जीवन नहीं होता है उनको क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। तो हमें देखना है कि इसमें से किस संसाधन में जो है जीवन होता है। ठीक है, लोहा अजैव संसाधन है, तांबा अजैव संसाधन है, मत्स्य पालन, जब हम मछली पालते हैं तो मछली क्या है? जीवित है ना। तो हमारा मत्स्य पालन क्या है? जैव संसाधन है। ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो बच्चों आप जानते हैं कि अभी पिछले वर्ष में बांग्लादेश में जो है एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, वहाँ की जनता ने उनको जो है निष्कासित कर दिया और फिर वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनती है और उसके नेता जो है जो वहाँ के चुने जाते हैं मोहम्मद यूनुस हैं। उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। मोहम्मद यूनुस वहाँ के नेता प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। अंतरिम सरकार उनको प्रधानमंत्री का कार्य देती है। तो बच्चों जो है जो मोहम्मद यूनुस हैं, ठीक है, इसके पीछे एक आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देते हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं, इन्होंने 1970 के समय जो है बांग्लादेश में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत की थी। 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण की शुरुआत की थी। आज ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, किसी देश का विकास आधारित होता है। किसी देश का विकास किन पर आधारित होता है? प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित होता है, औसत साक्षरता दर पर निर्धारित होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो किसी देश का विकास जो है के लिए जो है ये सभी स्थितियां जरूरी है। ओके बच्चों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ बच्चों, क्लियर, आज हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान 2025 में जो बोर्ड परीक्षा आयोजित हुई है उसके एक सेट का हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों के की चर्चा की, उनको हल किया। ठीक है बच्चों, हम लोग अब अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।